हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया। तो हम लोग इस सीरीज के अंदर जिसका नाम है बैक बेंचर सीरीज, इसके अंदर बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं आपके तनसुख सर। और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, और ऐसा नहीं होगा कि भाई बोरिंग तरीका होगा, कुछ भी नहीं होगा। फास्टली कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए, सारी हेडिंग को सेलेक्ट करते हुए हम लोग इसको रिवाइज करने वाले हैं कंप्लीट बायोलॉजी को। तो आपका फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सबसे पहले दिमाग में आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के पहले ही आता है रिप्रोडक्शन। पहले रिप्रोडक्शन बारे में पढ़ने के बाद में आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारे को क्यों रिक्वायरमेंट है कि भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो वो हम लोग इसके अंदर चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है भाई? रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, और उनसे रिलेटेड सारी चीजें वो आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। WHO के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें, किसके अकॉर्डिंग? WHO के अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करें, एक मिनट। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बताता है कि भाई जितने भी रिप्रोडक्शन से फिजिकल, इमोशनल या फिर बिहेवियरल या सोशल रिलेटेड हो, वो सब हेल्थ का ही डेफिनेशन यही होता है। जैसे हम हेल्थ की बात करते हैं, वैसे ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ की भी सेम डेफिनेशन है। तो बोर्ड के अकॉर्डिंग ये भी हमारे को लाइन पता होनी चाहिए। ठीक है, बस सिंपल सा है, इसके अंदर कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं कि भाई यहाँ फैमिली प्लानिंग, भाई कितने बच्चे होने चाहिए। गवर्नमेंट ने देखा कि भैया ऐसे तो बहुत सारी जनसंख्या हो जाएगी, तो हम क्या है कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उसकी देखभाल नहीं कर पाएंगे, उसके रिप्रोडक्टिव हेल्थ का भी पता नहीं लगा पाएंगे, उसका केयर नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि इंडिया के अंदर जो है फर्स्ट कंट्री है जिसने क्या है फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग के बारे में प्रोग्राम दिया था, जो दिया था 1951 में। ठीक है, और बाद में उसका नाम है वो चेंज करके करंटली क्या कर दिया, रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। क्या है? तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है, उसको फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। क्योंकि हमारे को पता है रिप्रोडक्शन से क्या है, बेबी एंड रिजल्ट हम क्या बात करते हैं, बेबी का जन्म होगा, उसी के बारे में, तो उसकी हेल्थ के बारे में, और रिप्रोडक्टिव जो है उनके बारे में बात करते हैं, उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करते हैं। बाद में आता है एमनियोसेंटेसिस, कि क्या होता है भाई एमनियोसेंटेसिस। ये एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है भाई? क्या है कि एक जांच होती थी जिससे क्या है कि बच्चे के अंदर कोई भी डिजीज ना हो, कोई जेनेटिकली डिजीज हो, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो, तो उसका पता लगाए उसके बेबी के बर्थ से पहले ही। और जब हमारे को पहले ही पता चल जाएगा कि बेबी के अंदर कुछ बहुत भयंकर बीमारी है, तो भाई भाई ये बच्चे के अंदर भयंकर बीमारी है, तो क्या बच्चा जन्म लेकर भी सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो पेरेंट्स के लिए भी प्रॉब्लम, बच्चे के लिए भी प्रॉब्लम। इसलिए क्या होता है, एमनियोसेंटेसिस करवाया जाता है, जिससे क्या है बच्चे के अंदर कोई भी डिजीज है, जेनेटिकल डिजीज है या कोई भी प्रॉब्लम है, उसका पहले से पता लगा लिया जाए। ठीक है, तो उसके अंदर क्या करते हैं, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो लिया जाता है। और एमनियोटिक फ्लूइड से, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर क्या होता है, फीटल सेल्स होती है। क्या होती है? फीटल सेल्स होती है, और इससे जेनेटिक उनका पता लगा लिया जाता है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका पता लगा लिया जाता है। अब इसके अंदर देखो कि ये जो टेस्ट यूज कर रहे थे, हमने बोल दिया कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिकल डिसऑर्डर है, तो उसके अंदर जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, एक्सेट्रा, ये सब क्या डिजीज है, जेनेटिकल डिसीज है, और ये बहुत भयंकर बीमारी है। तो उसका पता पहले से यदि हम लोग लगा लेंगे तो क्या होगा, यदि ये डिजीज हमारे को पहले से पता चल जाएगी, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या है भाई देख लेंगे कि बच्चे के अंदर बहुत भयंकर बीमारी है, तो भाई अबॉर्शन करवा सकते हैं, ताकि भाई पेरेंट्स भी परेशान ना हो, बच्चा भी परेशान ना हो। क्योंकि भयंकर बीमारी हो तो एंड रिजल्ट क्या होगा, डेथ ही हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए ये देखा जाता था। बट क्या होता था, लोगों ने इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने अभी बोला कि ऊपर जो फीटल सेल्स होती है इसके अंदर, तो उससे क्या है बच्चे का लिंग भी पता चल जाता था, सेक्स भी पता चल जाता था कि बच्चा मेल है या फीमेल है। तो बहुत सारे एरियाज के अंदर क्या होता था, इसका मिसयूज होने लग गया, जिससे क्या है कि भाई पता लगा लिया कि इसके अंदर बच्चा मेल है या फीमेल है। यदि फीमेल होता था तो कहीं जगह पर क्या होता था, उसको मार दिया जाता था, पहले ही अबॉर्शन करवा दिया जाता। इसके कारण क्या है, इसको बैन कर दिया गया कि भाई ये प्रोसेस अब इसकी जांच नहीं होती है। यूज तो भाई पहले तो बनाया गया था भाई सही चीजों के लिए, बट लोगों ने क्या इसका मिसयूज करने लग गए। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो कि भाई पॉपुलेशन के अंदर बर्थ कंट्रोल क्यों रिक्वायरमेंट है। हमारे को पता है कि भाई बर्थ कंट्रोल बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि भाई जो हमारे रिसोर्सेज है वो एक लिमिटेड है।
तो जनसंख्या बहुत ही ज्यादा फास्ट रूप में, बहुत ही ज्यादा, हमारे इंडिया की बात करें तो जनसंख्या लगभग सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या दिक्कत होगी, रिसोर्सेज की प्रॉब्लम आएगी, घर, कपड़ा, मकान, इन सब की क्या है हमारे को प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए बर्थ कंट्रोल जरूरी है। उसके अंदर यदि हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हम लोग ये कर सकते हैं, बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसकी बात करते हैं, प्रिवेंट प्रेगनेंसी एज ए consequence ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब मान लो भाई किसी को भाई अभी बच्चा नहीं चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या है कि भाई हमारे पास में ऐसी क्या होने चाहिए, इक्विपमेंट होने चाहिए, कुछ होना चाहिए जिससे क्या है भाई जब तक उनको बच्चा नहीं चाहिए तब तक उसको क्या है प्रिवेंट कर सके, ठीक है। और क्या क्या है भाई, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी बोर्ड में बहुत बार पूछा गया ना, तो इसको भी इंपॉर्टेंट है कि भाई हमारे को भाई ये जो चाहिए उसके लिए उसके अंदर कैसी कैसी चीजें, फीचर्स होने चाहिए। तो देखो, एक यूज फ्रेंडली होना चाहिए, इजी यूज कर सके उसको, इजी अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। ऐसा ना हो यूज किया फिर उसके बाद में भी प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिवर्सिबल होना चाहिए, और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए। ऐसा हो कि भाई यहाँ यूज किया उल्टा नुकसान हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर देखो, शुड नॉट इंटरफेयर विथ द सेक्सुअल ड्राइव। अब इसके अंदर ये है कि यदि ये चीजें यूज किया जाए तो उसके सेक्सुअल बिहेवियर पर, सेक्सुअल ड्राइव पर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, उनके अंदर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, वो एकदम नॉर्मल के जैसा ही उनको फील होना चाहिए। बट यही है कि भाई इससे प्रोटेक्ट करना है उनको, अभी बेबी ना हो उसके लिए, बट ऐसा भी होना चाहिए कि भाई यहाँ प्रोटेक्ट तो कर रहा है बट उसका जो सेक्सुअल डिजायर है उसको प्रॉब्लम कर रहा है, साइड इफेक्ट आ रहे हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक क्वेश्चन है, आपको आगे के जो हमने क्वेश्चंस डाल रखे हैं एंड में उसके अंदर देखने को मिलेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बर्थ कंट्रोल है, कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन है जिससे हम लोग यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या क्या बोला याद रख लेना, एक तो भाई यूज फ्रेंडली होना चाहिए, इजी मिल जाना चाहिए, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने, और उसका इफेक्ट क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और रिवर्सिबल भी हो सकता है, साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए। और क्या क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तब उसमें क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, नेचुरल मेथड्स की बात करते हैं हम। यदि नेचुरल मेथड्स जो है वो तो हमने बोल दिया, अब इसकी यदि एक नेचुरल होते हैं तो नेचुरल मेथड्स की यदि बात करते हैं, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चेंजेस ऑफ द ओव्यूल एंड स्पर्म मीटिंग। यदि हम क्या कर दें, ओव्यूल और जो स्पर्म है उनकी मीटिंग को क्या कर दें, उनकी मीटिंग मतलब उन दोनों को मिलने से रोक दें, क्या कर दें, मिलने से रोक दें। कैसे मिलने से, नेचुरल मेथड से, कोई भी बैरियर यूज ना करके नेचुरल मेथड से ही हम उसको रोक दें, तो उसके क्या हो जाएंगे, नेचुरल कंट्रोल हो जाएंगे। नेचुरल कैसे यूज करेंगे, अब इसके अंदर देखो कि चांसेस ऑफ द फेल्योर इज हाई नेचुरल मेथड। क्यों भाई हाई क्यों होते हैं, क्योंकि भाई मान लो बाई चांस कोई भी बैरियर यूज नहीं किया है, अब मान लो स्पर्म को है फीमेल ट्रैक के अंदर ट्रांसफर कर, बाई चांस हो जाए, उस कंडीशन में क्या होगा, फेल्योर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी केमिकल यूज नहीं कर रहे हैं इसमें, साइड इफेक्ट नहीं है इसके, बट फेल्योर चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट पर आ जाते हैं, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर देखो कि पीरियोडिक टाइम, पीरियोडिक वर्ड यूज किया जाता है फॉर टाइम, है ना। तो अब इसमें देखो, कपल्स अवॉइड द एब्सटेन फ्रॉम क्वेटस, मतलब ऐसा टाइम पीरियड जिसके अंदर क्या है, कपल क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से रोके अपने आप को, ठीक है। मतलब डे नंबर 10 to 17, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के डे नंबर 10 to 17 का एक ऐसा टाइम है जिस टाइम के अंदर क्या है, वो लोग भाई ओव्यूलेशन होता है और ओवम आ रखा होता है, तो उस टाइम यदि स्पर्म जाएगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो ऐसे टाइम में क्या है भाई, कपल्स को क्या है कि भाई थोड़ा सब्र रखना चाहिए कि भाई हाँ इस टाइम में क्या है भाई ज्यादा चांसेस है, तो ये वाला टाइम जो है इस टाइम में क्या है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से बचना चाहिए, तो इसको कहा जाता है। दूसरा है विड्रॉल, और विड्रॉल का मतलब होता है कि भाई कोई चीज छोड़ना। अब इसमें कोइटस इंटररप्चस, हाँ ठीक है। अब इसके अंदर देखो कि क्या है कि जो मेल पार्ट होता है फीमेल पार्ट के अंदर जब जो है, जो जैसे कि पेनिस है वो जो वेजाइना में होता है बिफोर इजैकुलेशन, तो जब मेल पार्ट जो है पेनिस वेजाइना के अंदर होता है तो बिफोर इजैकुलेशन से ही उसको पहले ही बाहर निकाल दिया जाता है। तो उस कंडीशन में क्या है, जो सीमन है वो क्या है वेजाइना के अंदर नहीं जाएगा, और जब वेजाइना में नहीं जाएगा तो क्या है उसमें से स्पर्म ओवम से क्या है कांटेक्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ये वाला क्वेश्चन है आपको बोर्ड का
अच्छा क्वेश्चन है ये वाले सर। वैसे तो ये सारे ही जितने बोर्ड के अंदर आ सकते हैं वो सब लोग हमने कवर किए हैं, तो ये हो सकता है। तो लैक्टेशनल एमनोरिया, अब इसके अंदर क्या होता है, जब तक मदर है बच्चे को फीडिंग करवाती है, मतलब पहला जो बच्चा है उसको फीडिंग करवाती है, तब तक क्या है भाई कोई भी प्रॉब्लम तब तक नहीं होती है, जब तक क्या है लगभग 6 मंथ तक, जब तक ब्रेस्ट फीडिंग होती है बच्चे को, तब तक है भाई हाँ उस कंडीशन में फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। तो ये सारे सारे क्या है नेचुरल मेथड है। इनके साइड इफेक्ट क्या है, लगभग 0 होते हैं, बट क्या होता है फेल होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। इफेक्टिव ओनली अप टू 6 मंथ, मतलब 6 मंथ तक ही क्या हो सकता है, उसके बाद में ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। अब बात करते हैं बैरियर। बैरियर मेथड में क्या होता है कि भाई कोई भी ये एक दीवार खड़ी कर दे हम लोग, है ना, दीवार खड़ी कर दें, तब यहां से मान लो स्पर्म आ रहे हैं और यहां से क्या ओवम था, तो क्या यदि ये बैरियर होगा तो क्या ये दोनों आपस में मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे ना। ठीक है, तो इसको बैरियर मेथड कहा जाता है। इसमें क्या होता है ओवम और स्पर्म के बीच में क्या है हम लोगों ने बैरियर लगा दिया है, जिसके कारण दोनों क्या है आपस में कांटेक्ट में नहीं आते हैं और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ऐसे हमारे को मेल कॉन्डोम और फीमेल कॉन्डोम दोनों देखने को मिलते हैं। ठीक है, कॉन्डोम के और भी बहुत फायदे हैं। एसटीडी के अंदर डिजीज होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, उनसे भी बचाने के लिए जो ये कॉन्डोम है उसका बहुत हेल्प होता है। तो मतलब मोस्टली सबको यूज करना चाहिए, ऐसा हमारी जो सरकार है वो कहती है, और फ्री में प्रोवाइड भी करवाया जाता है। अब इसमें देखो मेड अप ऑफ किस मेड किसके लिए होता है, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए बना होता है। किससे बना रहता है, थिन होता है, रबर लेटेक्स फॉर्म में सीड से बना होता है, और पेनिस को कवर करने में या फिर वेजाइना को कवर करने में क्या है हेल्प में लिया जाता है। पेनिस मेल के लिए और फीमेल के लिए वेजाइना को कवर करने के लिए। क्या होता है जो इजेकुलेशन होता है उस कंडीशन में जो सीमन होता है वो क्या कॉन्डोम के अंदर ही रह जाता है, जिसके कारण है वो फीमेल ट्रैक में नहीं जाता है और जो है ओवम के साथ में कांटेक्ट में नहीं आता है। अब इसके अंदर देखो एडिशनल बेनिफिट क्या होते हैं, तो ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। एडिशनल बेनिफिट इसमें प्रोटेक्ट करता है किससे, एसटीडी से, जिसके अंदर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की बात करते हैं जैसे कि एड्स वगैरह, इन सब से हमारे को बचाता है। और इसका एक नाम है जो फेमस नाम है जिसका नाम है निरोध। क्या है, निरोध जो है नाम प्रचलित नाम है ब्रांड का। अब देखो कि कुछ और भी ऐसे बैरियर्स होते हैं कंडोम के बाद में जो हमारे को देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो मोस्टली और ये जो है किसके लिए फीमेल्स में देखने को मिलते हैं। डायफ्राम है, सर्वाइकल कैप है और वॉल्व्स है। ये तीनों हैं जो हमारे को किसके में देखने को, फीमेल्स के देखने को मिलते हैं। कंडोम होता है एक बार ही यूज कर सकता है, बट इनको अपन रिवर्सिबल है वापस यूज कर सकते हैं क्लीन करके। ठीक है, रीयूजेबल है, वापस से यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर देखो क्या साथ साथ में इनके साथ में क्रीम भी यूज की जाती है, जेली यूज की जाती है, ताकि क्या है इसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके। क्या बढ़ाई जा सके, एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके। ठीक है, इंक्रीज करवाई जा सकता है। ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि ये डायफ्राम है, सर्वाइकल कैप है और ये वॉल्ट है। ये क्या है, कैप होते हैं जिसको वेजाइना में फिट कर दिया जाता है, जिससे क्या है स्पर्म आएंगे तो उसके बीच में बैरियर का काम करेगा। ठीक है, समझ में आ गया, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इसके अंदर क्या है, मैं कॉमेडी तो कर नहीं सकता हूँ, क्या ही कॉमेडी करूँ इसके अंदर, लाइव क्लासेस होती तो कॉमेडी भी करते। ठीक है, आप लोगों से बातें भी करेंगे। ठीक है, फिर आते हैं आईयूडीज। अब आईयूडीज क्या होती है भाई, ये भी एक प्रकार से यही सेम चीज है, अभी बात ही हम उसी की कर रहे हैं तो वही होगा। ठीक है, डिवाइसेस होते हैं और ये इसका यूज किया जाता है डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेस के द्वारा यूज किया जाता है। खुद से नहीं यूज कर सकते थे वो, बाकी चीजें खुद से यूज कर सकते थे बट ये खुद से यूज नहीं कर सकते हैं। ये कहाँ पर इम्प्लांट किए जाते हैं, यूट्रस के अंदर और वेजाइना वगैरह में इम्प्लांट किए जाते हैं, जिससे क्या है। अब इसमें देखो टाइप्स ऑफ आईओडीज देखने को मिलती है, नॉन मेडिकेटेड। ठीक है, तो उसका एक एग्जांपल है, ये भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, इसको भी ध्यान रखना है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। ठीक है, लिम्पस लूप। यदि बात करते हैं कॉपर रिलीजिंग, इसके अंदर कॉपर फिल रहता है, तो कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टी लोडेड, ये नीट के अंदर भी बहुत बार पूछे गए हैं, तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नोट्स आपको मिल जाएंगे, बेफिक्र रहिए। ठीक है, फिर आता है हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, जिसके अंदर आता है प्रोजेस्टेरोन। अब इसके अंदर देखो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों साथ में होता है। ठीक है, स्ट्रेट और LNG-20, इन दोनों के अंदर क्या होता है, हार्मोन होता है, हार्मोन रिलीज होता है और रेगुलेशन होता है। देखो मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन, इसके अंदर क्या कैसे फंक्शन होता है, तो बात करते हैं। जो आयोडीज होते हैं इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म। तो हमने बोला कि पहले वाले में बैरियर यूज किए थे, इसमें नहीं, इसमें स्पर्म जा तो रहा है वेजाइना में, बट क्या है फेगोसाइटोसिस हो जा रहा है। स्पर्म जाएगा, उसके फेगोसाइटिक कर लेंगे, मतलब उसको भक्षण कर देंगे, खा जाएंगे, उसको नष्ट कर देंगे। ठीक है, बेचारा स्पर्म भागता हुआ गया,
कि भाई आज तो दौड़ लगाएंगे, वहां ये पहले से तैयार थे, बेचारे को पहले ही क्या है नष्ट कर दिया। ठीक है, कॉपर आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देते हैं और फर्टिलिटी कैपेसिटी को भी कम कर देते हैं। तीसरा होता है हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, जो क्या है एडिशन मेक द यूट्रस अनसुटेबल कर देते हैं, यूट्रस को ही ऐसा कर देते हैं कि भाई उसके अंदर इम्प्लांटेशन ही नहीं होगा और स्पर्म प्रॉपरली क्या है वहां पर मूवमेंट भी नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या होगा। तो ये सारे के सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, नीट के हिसाब से, सीयूटी के हिसाब से, तो आपको अच्छे से ये देख लेने हैं। सुटेबल फॉर वुमेन हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चाइल्ड। अब इसके अंदर देखो कि यदि वुमेन को चाहिए कि भाई उसको प्रेगनेंसी अभी नहीं चाहिए, शादी नहीं हुई, बट अभी उसको क्या है बच्चे नहीं चाहिए, या फिर उसका एक बच्चा हो चुका है, अब दूसरे बच्चे के बीच में गैप चाहते हैं, उस कंडीशन में क्या है ये आयोडीज यूज की जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना है। ठीक है, अब देखो आयोडीज, इस डायग्राम से अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये जो रिलीज होता है आयोडीज से, वो स्पर्म को क्या है नष्ट करने का काम करता है। आयोडीज के अंदर यदि हम देखो जैसे कि ये कॉपर टी है, लिम्पेस लूप है, ठीक है, यदि कॉपर वाले की बात करें कॉपर टी है, कॉपर 7 है और मल्टी लोडेड 350 है, और ये वाला होता है लिम्पेस लूप। ठीक है, तो ये अलग अलग डायग्राम दे रखे हैं कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए इसको। अब देखो ओरल, अभी मेडिसिन भी ले सकते हैं, पिल्स ले सकते हैं, जिससे भी हम क्या है इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन, हार्मोन्स जो है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन उन दोनों का मिक्सचर है वो ले सकते हैं, जिससे क्या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन पिल होती है। पिल्स मतलब क्या होती है मेडिसिन होती है। ठीक है, उसका यूज कर सकते हैं। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर द पीरियड्स ऑफ द 21 डेज। स्टार्ट से लेकर 21 डेज तक क्या है इस पिल्स को डेली लिया जाता है, और 7 दिन का क्या है बीच में गैप दिया जाता है। 21 डेज कंटिन्यू लेते हैं, उसके बाद में क्या है गैप दिया जाता है, और इसके कारण क्या होता है, और बाद में ये जब तक इनको बेबी नहीं चाहिए तब तक क्या है इसको रिपीट किया जाता है, जब तक प्रिवेंट करना है तब तक इसको यूज किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है भाई। इनहिबिट द ओवुलेशन, जो पिल्स यूज करते हैं हम लोग, पिल्स किसके लिए करते हैं भाई, फीमेल्स लेती है तो उसके अंदर ओवुलेशन को रोक देता है। अब एग ही नहीं आएगा तो स्पर्म भले आए, क्या ही फर्क पड़ता है। इनहिबिट इम्प्लांटेशन, यदि फर्टिलाइजेशन हो गया है बट इम्प्लांटेशन ही नहीं होगा, जो यूट्रस है, ठीक है, इस यूट्रस के अंदर जो है बेबी है, यहाँ पर इम्प्लांट ही नहीं होगा, यदि फर्टिलाइजेशन हो गया ना तो ये डायरेक्ट बाहर है। ठीक है, क्लियर हो गया। इस चीज का भी विशेष कर ध्यान देखना है। अब क्वालिटी ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस जो है प्रिवेंट द रिलीज ऑफ द एंट्री ऑफ द स्पर्म, जो म्यूकस है उसके अंदर चेंजेस हो जाते हैं, जो सर्वाइकल है या फिर यूट्रस है उसके अंदर। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट पर आ जाते हैं, सहेली। सहेली नाम से ही पता चल रहा है, सहेली मतलब साथी है, तो सहेली है जो ये एक वीकली पिल्स है, ये नीट के अंदर पूछा गया था क्वेश्चन, है ना, तो अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। सहेली एक वीकली पिल्स है, साप्ताहिक पिल है। डेवलप कहां से करवाई थी, CDRI से, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो है कहां पर लखनऊ के अंदर है, वहां पर ये फॉर्मेशन करवाई जाती है। नॉन स्टेरॉइडल है, इसके अंदर कोई भी स्टेरॉइड हार्मोन्स नहीं होते हैं, नॉन स्टेरॉइडल होते हैं, मतलब एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट होती है, मतलब इसके अंदर उसकी अपोजिट होती है, नॉन स्टेरॉइडल होती है। इसके अंदर भी क्या है वीकली के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है, नॉन स्टेरॉइडल होती है, साप्ताहिक होती है, वीकली पिल्स होती है। ठीक है, अब देखो भाई इम्प्लांट अंडर द स्किन, बॉडी के जो स्किन है इसके नीचे इम्प्लांट कर दिया जाता है छोटा छोटा पैचेस जो है, जिससे भी हम लोग क्या है इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। वो क्या होता है इम्प्लांट करने के बाद में धीरे धीरे छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा रिलीज होने लग जाता है। जो इसके अंदर भी क्या होता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, उसको क्या है इम्प्लांट कर दिया जाता है बॉडी के स्किन के नीचे, किसमें फीमेल्स में। ठीक है, और जो ये फंक्शन है इसका कैसा होता है, जो पिल्स होती है जैसे पिल्स फंक्शन करती थी वैसे ही ओवुलेशन को रोकता है। ठीक है, क्लियर। इफेक्टिव पीरियड्स मच लोंगर, क्यों, क्योंकि भाई एक बार इम्प्लांट कर दिया, अब बॉडी में एक जगह इम्प्लांट कर दिया तो जब तक ये रिलीज होता रहेगा, जब तक रिलीज होगा तब तक क्या है इसका इफेक्ट आता रहेगा, बार बार मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस कंडीशन में यूज किया जाता है। अब इमरजेंसी के अंदर भाई ना चाह के भी क्या हो गया हो भाई फर्टिलाइजेशन, या फिर वो नहीं चाहते थे उसके बावजूद भी क्या हो जाए, यदि फर्टिलाइजेशन हो जाए, उस कंडीशन में क्या होता है कि भाई हम लोग पिल्स भी यूज कर सकते हैं और जो है आयोडीज भी यूज कर सकते हैं, जो जिसके अंदर क्या है ये हार्मोन्स हो, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन पिल्स होती है यूज की जाती है, जो 72
हॉवर्स जो क्यूटस है मतलब जो रिप्रोडक्शन हुआ है उसके 72 हॉवर्स 72 हॉवर्स तक क्या है, मतलब आज यदि क्यूटस हुआ है तो उसके 72 हॉवर्स के बीच तक हम लोग क्या है मेडिसिन से पिल्स यूज कर सकते हैं, जिससे क्या है हम लोग क्या है फर्टिलाइजेशन तो हो जाएगा बाई चांस, निषेचन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, बट हमारे को भाई बेबी नहीं चाहिए, उस कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं। और ये इफेक्टिव कब तक है, 72 हॉवर्स तक इफेक्टिव होता है। ठीक है, अवॉइड द पॉसिबल प्रेगनेंसी एंड कौन सी कंडीशन में, यदि रेप हो गया हो किसी कंडीशन में, अब उस कंडीशन में इमरजेंसी है तो उसमें कैजुअल अनप्रोटेक्टेड या फिर ऐसा भी हो बैरियर वगैरह यूज किया हो बट फिर भी क्या वो कॉन्डोम वगैरह यूज किया फट गया हो तो उस कंडीशन में भी क्या है हम लोग इमरजेंसी में ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, साइड इफेक्ट ऑफ द, अब साइड इफेक्ट देखो, नोजिया, एबनॉर्मल पेन, ये सब किसके अंदर देखने का, हार्मोन्स वगैरह पिल्स वगैरह में देखने को, नेचुरल मेथड्स में कॉन्डोम वगैरह में इन सब में क्या है नहीं देखने को मिलता है। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है, इवन द ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, बहुत रेयर होता है, बहुत ऐसा नहीं है कि हाँ एक बार लिया 2 बार लिया नॉर्मली हो जाए, नॉर्मल रेयर केसेस में ऐसा देखने को मिलता है, मतलब साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखो स्टेरिलाइजेशन का है, अब इसमें देखो कि यदि हमारे को बात है कि भाई ऐसा है कि अब हमारे को बेबी चाहिए ही नहीं तो परमानेंट, ठीक है, तो परमानेंट मेथड अपनाना है तो मेल्स और फीमेल्स में दोनों में देखने को मिलता है। ये एक सर्जिकल मेथड होता है, क्या होता है सर्जिकल मेथड, जिसके अंदर यदि मेल्स में बात करते हैं तो वेसेक्टोमी, और जो फीमेल्स में होता है उसको बोलता जाता है ट्यूबेक्टोमी। तो वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी करवाया जाता है, सर्जिकल मेथड होता है, और ये वापस नहीं हो सकता, एक बार कटिंग करके बांध दिया गया उसके बाद में इसको वापस से अब बेबी चाहिए तो पॉसिबल नहीं है, सर्जिकल मेथड होता है। जैसे कि ये देखो फीमेल्स के अंदर है, यहाँ से कटिंग करके फैलोपियन ट्यूब को बांध दिया जाता है, जिससे क्या है अब यहाँ से ओवम ही नहीं आ पाएगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर जो है स्पर्म ही नहीं आ पाएगा क्योंकि पहले काट के क्या है बांध दिया गया है। तो ये सर्जिकल मेथड्स होते हैं। ठीक है, एक बार और देख लो, यदि हम बात करते हैं वेसेक्टोमी की, तो वेसेक्टोमी क्या है, ये यहाँ से काट दिया जाता है वासा डिफरेंस को, जिससे क्या है अब स्पर्म है वो यहाँ से यहाँ नहीं आ पाएंगे, यहाँ से यहाँ नहीं आ पाएंगे। तो वेसेक्टोमी स्मॉल पार्ट है जो काट दिया जाता है वासा डिफरेंस को और रिमूव करके बाद में टाइटली बांध दिया जाता है। फिर आता है ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है फीमेल्स के अंदर होता है, इसमें भी क्या है ये फेलोपियन ट्यूब है इसको काट दिया जाता है और काट कर इसको भी क्या है रिमूव करके थोड़ा सा पार्ट और बांध दिया जाता है, जिसके बाद में क्या है ओवम है वो आगे नहीं आ पाता है, जिससे क्या है क्या नहीं होगा, उसके कारण फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, फिर आता है एमटीपी। एमटीपी क्या होता है, इंटरनेशनल और ओव्यूलेटरी टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, इंटरनल और ओव्यूलेटरी टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। अब इसके अंदर देखो सिंपल सी बात है कि फुल फॉर्म ये समझ के आगे होगी कि जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, मतलब मेडिकली फॉर्म से हमने क्या है कि भाई बेबी फर्टिलाइजेशन हो गया बट बेबी नहीं चाहिए तो हमने क्या है उसको एबॉर्शन जिसको हम कहते हैं तो उसी को कहा जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। अब इसके अंदर यदि बात करते हैं इंडियन गवर्नमेंट है जो इसको लीगल कब कर दिया था 1971 में। अब इसके अंदर हाँ ना जाके भी यदि कोई बेबी हो रहा है तो उस कंडीशन में भाई हाँ ठीक है कि नहीं चाहिए था गलती से हुआ, उस कंडीशन में कि भाई हाँ एमटीपी क्या है एक्सेप्टेड है, और ये कब हुआ था 1971 में। अब इसमें देखो लिमिटेशन होता है कि भाई हाँ 24 वीक होता है प्रेगनेंसी का, उसके अंदर किया जाता है, उसके बाद में यदि करवाया जाता है ना तो क्या होता है मदर को जो है क्या होता है खतरा होता है, मदर को प्रॉब्लम हो सकती है। एमटीपी कैन बी डाउन विद इन द फर्स्ट 12 वीक्स के अंदर जो है प्रेगनेंसी का उसमें क्या करवा सकता है नॉर्मल होता है, उसके बाद में यदि करवाया जाए तो प्रॉब्लम हो सकता है, और उसके बाद में यदि करवाया जाए, और एनसीईआरटी में नई वाली में ये ऐड हुआ है कि भाई यदि फर्स्ट में करवाए तो कोई दिक्कत नहीं, बट यदि सेकंड में बाद में 24 वीक्स के अंदर करवाया जाए तो 2 रजिस्टर्ड डॉक्टर होते हैं उनसे क्या है परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और मिसयूज क्या होता है भाई उसने एमनियोसेंटेसिस करवा लिया, पता चल गया कि हाँ भाई बच्ची जो बच्चा है उसकी जो सेक्स है वो फीमेल है गर्ल है, तो क्या करते हैं लोग उसका यूज करके फीमेल चाइल्ड को मार देते हैं, जो एक गलत बहुत ही ज्यादा गलत और गंदी हरकत है, तो उसके अंदर इसका मिसयूज होने लग गया था। ठीक है, अब इसके अंदर देखो एमटीपी क्या होता है, जो ये बेबी है उसको तो इसमें देखो एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है सबसे पहले, और एमनियोटिक फ्लूइड निकाल कर फिर क्या किया जाता है उसे पता लगा लिया जाता है भाई प्रॉब्लम्स ये वाली सारी डिजीज है, उस कंडीशन में तो हम लोग को क्या है कि भाई हाँ भाई सही है एमनियोसेंटेसिस करवाओ, ऐसी बच्ची में प्रॉब्लम है तो भाई
एमटीपी करवा दो, कोई दिक्कत नहीं। बट यदि सेक्स पता लगाया और उसके बाद में यदि कि हाँ भाई लड़की है तो भाई नहीं चाहिए तो कि भाई मार दो, तो वो कंडीशन गलत हो जाती है। ठीक है, अब आ जाता है डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जैसे कि मैंने बताया था कि कॉन्डोम का यूज क्यों करना चाहिए। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है मोस्टली जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है, सेक्स के ड्यूरिंग जो है ट्रांसफर होती है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उस कंडीशन में ट्रांसफर होती है। तो ठीक है, और ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो है कैसे कैसे फैलती है, किस किस से है, तो इसके अंदर मोस्ट कॉमन जो है यह गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीस, क्लेमाइडियसिस, जेनाइटल वर्म्स, ट्राइकोडोनेसिस और हेपेटाइटिस बी। ये बहुत ही भयंकर बीमारियां हैं। कुछ इसकी हैं जिनका हम क्या है ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बट कुछ ऐसी भी है जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बचाव ही उपचार है। एनसीईआरटी में लिखा है कि यदि आप इससे बच सकते हैं तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, और एक बार हो गया तो फिर कोई इलाज नहीं है। अब इसके अंदर देखो जैसे कि हेपेटाइटिस बी है, जेनाइटल वर्म्स और जेनाइटल हर्पीस और क्या है एचआईवी। हेपेटाइटिस, जेनाइटल हर्पीस और एचआईवी, ये 3 डिजीज ऐसी डिजीज है जिसका कोई भी उपचार नहीं है। ठीक है, तो इनसे बचना है तो कैसे बचोगी भाई, एकदम प्रोटेक्टेड और जैसे कि बताया कि कॉन्डोम का यूज करना चाहिए, और इन्फेक्टेड जो है उनसे दूर रहो, और बहुत सारे सेक्स पार्टनर नहीं होने चाहिए। ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। कॉम्प्लिकेशन ऑफ द एसटीडी क्या होती है, इसमें देखो पेल्विक इन्फ्लामेशन हो सकता है, डिजीज, और इसके अंदर जो बेबी बर्थ, अब ये मान लो ये डिजीज है तो उस कंडीशन में बच्चे को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, और बेबी बर्थ में भी प्रॉब्लम हो सकती है, सारी प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम हो सकती है, कैंसर वगैरह भी सब कुछ देखने को मिलता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक का देखने को मिलता है। अब इसके अंदर देखो यू कैन अवॉइड एसटीडी, कैसे अवॉइड कर सकते हो भाई, पार्टनर है वो मल्टीपल पार्टनर नहीं होने चाहिए भाई, एक फिक्स पार्टनर हो भाई, ऐसा नहीं हो कि हाँ, समझ रहे हो ना। ठीक है, फिर ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डोम ड्यूरिंग कोइटस, मतलब कॉन्डोम यूज करो ताकि भाई दोनों है आपस में कांटेक्ट में ना आए, फ्लूइड कांटेक्ट में ना आए। और जब भी आप लोग हेयर सैलून में जाओ वहाँ पर जो ब्लेड यूज़ करता है वो एक बंदे का एक ही यूज़ होना चाहिए, सिरिंज यूज़ करते हैं तो वो एक सिरिंज का एक ही यूज़ होना चाहिए, ऐसे मल्टीपल लोगों का यूज़ नहीं होना, ब्लड कॉन्टेक्ट में नहीं आना चाहिए। अब इसके अंदर देखो कुछ कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिन इनफर्टिलिटी होती है, मतलब उनका खुद का बेबी जन्म नहीं कर पाता, क्योंकि या तो उसके अंदर ओवम में प्रॉब्लम होती है, या फिर स्पर्म में प्रॉब्लम होती है, या स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम होती है, स्पर्म के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होती है। उस कंडीशन में क्या होती है, कपल्स में क्या है ये देखने को मिलता है कि वो खुद का बेबी जन्म नहीं दे पाते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या यूज करा जाता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर क्या है हम लोग एक टेक्निक के द्वारा क्या है बेबी को जन्म दिया जाता है, स्पेशल टेक्निक होती है जिसके द्वारा आईवीएफ जिसको हम कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब इसके अंदर क्या किया जाता है, जाइगोट है उसका फॉर्मेशन करवाया जाता है, और जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद में, ठीक है, जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद में क्या किया जाता है, देखो जैसे कि ओवम लिया, अब फीमेल का ओवम तो बहुत सही है, ठीक है, और स्पर्म है, बट दोनों आपस में क्या मिल नहीं पा रहे हैं, तो दोनों को बाहर ही एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है दोनों को मिला दिया जाता है, जिससे जाइगोट फॉर्मेशन हो जाता है, और जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद में उसको वापस क्या है बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, इसी को कहा जाता है। दूसरा देखो, अब जो एम्ब्रियोज फॉर्मेड बाय द इन विवो फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स विद इन द फीमेल, वो तो इन विट्रो में तो क्या था बाहर बनाया हमने, जाइगोट ट्रांसफर किया। इसमें क्या है फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है वो तो कहाँ हो रहा है, फीमेल्स बॉडी के अंदर ही हो रहा है। क्या है, फ्यूजन जो है गैमेट का वो कहाँ हो रहा है, बॉडी के अंदर ही हो रहा है। सो आल्सो कुड बी यूज्ड फॉर सच एज ट्रांसफर टू फ्रॉम द फीमेल्स ऑफ कैन नॉट बी कंसीव नहीं कर पा रही है, बट क्या है यदि फीमेल क्या है कंसीव तो नहीं कर पा रही है बट बच्चे को जन्म दे सकती है, तो क्या करते हैं गैमेट्स का लेकर उसमें क्या है अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे क्या है फर्टिलाइजेशन अंदर ही हो जाएगा और बेबी का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको कहा जाता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब है गिफ्ट। गिफ्ट के अंदर क्या होता है, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अब इसमें क्या है, ओवम है कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर ट्रांसफर इनटू द फेलोपियन ट्यूब। अब क्या ओवम को ट्रांसफर कर दिया है, ओवम क्या होता है गैमेट होता है, तो गैमेट को ट्रांसफर किया है। ठीक है, अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस once that can be provide suitable environment for fertilization, कि भाई ये ओवम का फॉर्मेशन नहीं कर सकती है, तो क्या हमने ओवम को डायरेक्ट फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया, बट हाँ ये बच्चे को जन्म दे सकती है, ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड कर सकती है, तो गैमेट का ट्रांसफर कर दिया कहां पर, फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इजी है यार, बायो बहुत इजी है, और बाकी आपने सोच समझ की बायो लिया होगा। तो इसमें देखो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, अब इंजेक्शन की हेल्प से डायरेक्ट हमने क्या किया, स्पर्म को
एग के अंदर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। स्पर्म इज द डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम, इंजेक्शन लिया, इंजेक्शन से डायरेक्ट ओवम में ट्रांसफर कर दिया, नाम से पता चल रहा है सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर क्या कहा जाता है भाई, दिस इज द टेक्निक ऑफ द सीमन कलेक्टेड आइदर द फ्रॉम द हस्बैंड और हेल्दी डोनर। अब इसके अंदर हेल्दी डोनर से आर्टिफिशियल हमने कलेक्ट कर लिया, आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस आइदर इनटू द वेजाइना, वेजाइना के अंदर ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो एक बार इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। एआई होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन मतलब अंदर डालना, हैविंग द वेरी लो स्पर्म काउंट, अब उसके अंदर क्या है, स्पर्म काउंट बहुत कम है, इसके कारण क्या है हम लोग उसको खुद से ही क्या है उसके अंदर ट्रांसफर करते हैं। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज द यूट्रस इज कॉल्ड एज द इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, यूट्रस के अंदर डाल रहे हैं इसलिए इसको इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन कहा गया है। ये देखो इस प्रकार से ट्रांसफर किया जाता है, डायग्राम से पता चल रहा है। अब देखो चैप्टर हो गया आपका खत्म, तो बोर्ड के अंदर तो आते हैं क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस भी देख लो सारे, वैसे मैंने देखो एमनियोसेंटेसिस टेक्निक्स जो है कैसे होती क्या होती है भाई, देखो इसका पहले तो बहुत फायदा था भाई, कोई भी डिजीज होती थी उस बच्चों के अंदर तो ट्रांसफर किया बचाने के लिए किया जाता, बट बाद में लोगों ने इसको क्या है सेक्स पता करने में लोगों ने यूज कर लिया, तो बाद में इसको क्या है बैन कर दिया गया। तो इस प्रकार से आपको ये लिखना है, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है। और ये वाला एक्सप्लेन कर दिया मैंने अच्छे से, तो इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहेली। सहेली मैंने बताया क्या है, वीकली पिल्स होती है, नॉन स्टेरॉइडल होती है, ठीक है। क्या किया जाता है, क्या हेल्प इसका है, फायदा है सहेली के अंदर यही है कि नॉन स्टेरॉइडल है, वीकली यूज की जाती है, इसका जो साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं, ठीक है। और बस यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो कि भाई लैक्टेशनल एमनोरिया, अब इसके अंदर ये मैंने बोला था कि नेचुरल मेथड है, इसके अंदर क्या है बर्थ कंट्रोल करवाई जा सकती है, जैसे 6 मंथ तक जो है, जब तक मदर है अपने बेटे को क्या है बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, तब तक क्या है भाई उसके अंदर कोई भी क्या है फर्टिलाइजेशन या निषेचन नहीं होता है। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो उस टाइम तक क्या है मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं चलता है, क्या नहीं चलता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं चलता है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। वो आफ्टर 6 मंथ है क्या इसके अंदर वो चांसेस बढ़ जाते हैं, बट 6 मंथ तक होता है। साइड इफेक्ट जीरो है इसके, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई केमिकल यूज नहीं कर रहे, तो साइड इफेक्ट ना के बराबर होते हैं, ठीक है, क्लियर। अब इसमें देखो यदि लिस्ट ऑफ द 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, अभी हमने बोला कि यदि हमारे को कोई भी बैरियर वगैरह चाहिए, कोई भी चाहिए, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो उसकी क्या क्या हमारे को चाहिए, एक तो सेफ होना चाहिए, फ्रेंडली यूज होना चाहिए, इजीली मिल जाना चाहिए, और क्या है रिवर्सिबल हो, साइड इफेक्ट ना हो, रिवर्सिबल हो या नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, बट साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, और इसके अंदर जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, सेक्सुअल ड्राइव है, उसको इफेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, यूजर्स को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इसके अंदर देखो जो कॉपर है, कॉपर प्लस से जो आयोडीज रिलीज होती है, ये कैसे क्या है फंक्शन करती है, कैसे क्या करता है, तो इसके अंदर फैगोसाइटिक होता है, क्या करता है फैगोसाइटिक, स्पर्म को क्या है फैगोसाइट कर देता है, स्पर्म को मारने लग जाता है, जिससे क्या है स्पर्म नष्ट हो जाएंगे, तो क्या है इफेक्टिव होता है स्पर्म को, भाई स्पर्म जाएगा ही नहीं ओवम के पास में, तो क्या फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, तो इसके कारण क्या है सप्रेस कर देता है, किसको, स्पर्म को सप्रेस कर देता है, और ये हार्मोन रिलीजिंग नहीं होते हैं, इसके कारण भाई ये भाई कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं इसके, और इम्प्लांट को भी ये क्या है रोक देता है, क्योंकि भाई और इसके अंदर जो आयोडीज के अंदर यदि हार्मोन आयोडीज देखते हैं वगैरह, यूट्रस को क्या है ऐसा अनकैपेबल बना देता है, या फिर ऐसा कर देता है जिससे क्या है उसकी जो म्यूकस है वो चेंज हो जाती है, तो इम्प्लांट नहीं हो पाता है, ठीक है। और ये आईवीएफ जो अभी मैंने बताया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या है दोनों जो गैमेट है मेल और फीमेल को दोनों को टेस्ट ट्यूब में लेकर उसमें जाइगोट का फॉर्मेशन करवाया जाता है, और बेबी की जो 8 सेल्स आ जाने के बाद में इसको क्या है फीमेल बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसका बच्चा होता है, या फिर सेरोगेस मदर होती है उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, और बाद में बच्चे का जन्म हो जाता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, बॉडी के बाहर वाली साइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजेस्ट द टेक्निक ऑफ द हेल्प ऑफ द क्यूटस चाइल्ड प्रॉब्लम विद इन द मेल पार्टनर, यदि मेल पार्टनर में प्रॉब्लम हो तो उस कंडीशन में क्या है कि उस कंडीशन में इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन में, अब मेल के अंदर क्या है स्पर्म काउंट कम है, या फिर वो क्या है स्पर्म ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है फीमेल पार्ट में, उस कंडीशन में हम क्या यूज कर सकते हैं, उससे कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट करके फिर इसको किसमें यूटेराइन के अंदर फीमेल के बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, इंजेक्शन से ट्रांसफर करो कैसे भी ट्रांसफर करो, ट्रांसफर कर देते हैं वेजाइना के अंदर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें देखो एक कपल है तो बोथ हस्बैंड एंड वाइफ है, वो क्या है फंक्शनल क्या है
proceeding gametes, but the wife is still unable to conceive. It is seeking medical aid. Describe at the one method that you can suggest that the couple to a happy parents. Nice, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. अब भाई इनको भाई ऐसा भी है ना कि भाई दोनों पेरेंट्स में दिक्कत. उसमें देखो इन द गिवन केस बोथ पेरेंट्स आर प्रोड्यूसिंग नॉर्मल गैमेट तो दोनों बना पा रहे हैं, तो फीमेल अनेबल टू कंसीव, फीमेल कंसीव करने में प्रॉब्लम है. बट तो देखो मीन ऑफ देयर इज सम प्रॉब्लम विच फेलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस आर द हार्मोन्स लेवल ऑफ द फीमेल दैट ऑफ द मेथड विच सजेस्ट टू कपल सेरोगेसी. सेरोगेसी मतलब एक ऐसी फीमेल लेंगे जो भाई क्या है दूसरे का बेबी क्या है कंसीव कर सके. मेथड ऑफ द वाइफ एंड स्पर्म फॉर्म ऑफ द हस्बैंड रिड्यूस ऑफ द जाइगोट ऑफ द लेबोरेटरी में बना लिया, दोनों के गैमेट लिए लेबोरेटरी में बनाकर. तो ये क्या हो गया एक प्रकार से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ही तो हुआ. तो द जाइगोट ऑफ द अलाउड ऑफ द डिवाइडेड ऑफ द एम्ब्रियो, द डेवलपिंग एम्ब्रियो इज देन इम्प्लांटेड ऑफ द यूट्रस ऑफ द अनदर फीमेल, जिसको हम कहा कहेंगे सेरोगेसी मदर कहेंगे. मतलब दोनों के अंदर गैमेट तो बन रहे हैं, गैमेट लिए सेरोगेसी मदर के अंदर ट्रांसफर कर दिए. ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं. नहीं, उसके अंदर क्या है जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे पहले बाहर ट्यूब के अंदर, उसके बाद जो जाइगोट है उसको क्या सेरोगेसी मदर के अंदर ट्रांसफर करते हैं और बच्चे को बाद में जन्म देती है कौन, सेरोगेट मदर. ठीक है, फिर आता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द हेल्थी कपल कम ऑफ द बोथ ऑफ देम अनेबल टू प्रोड्यूस functional gametes. So took a art assistant reproductive technique, name of the art and pursue involving or the suggested of the help of the bearing. ठीक है, ये तो सारा जो पढ़ा है पूरा वो सब कुछ है इसके अंदर. अब इसके अंदर देखो मेडिकल जो है ART आर्ट के अकॉर्डिंग यदि हम बात करते हैं टेस्ट ट्यूब पे भी एक तो हमने बता दिया कि भाई इसका टेक्निक से हम लोग क्या है बच्चा पैदा कर सकते हैं. टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है दोनों गैमेट लेकर उसको ट्रांसफर करते हैं. सेम क्वेश्चन नहीं बार बार अलग अलग वे में आ रहा है तो उसको हम लोग कर सकते हैं. द टेस्ट ट्यूब बेबी देखो आल्सो सिस्टर ऑफ द फीमेल कैन नॉट कंसीव दैट ऑफ द ओवम फ्रॉम डोनर फीमेल एंड स्पर्म फ्रॉम द डोनर मेल फ्यूज जाइगोट एंड लेबोरेटरी, अलग अलग लेकर फिर भी ट्रांसफर कर सकते हैं. जाइगोट तो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर जिफ्ट हो गया ये, और गैमेट ट्रांसफर होता तो गिफ्ट हो जाता. ठीक है, IUT होता तो इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन या इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर हो जाता. ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो. ये भी क्वेश्चन एक अच्छा है, देख लेना आपको PDF मिल जाएगी. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. IUDs आर द सेट ऑफ द इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव्स, नेम ऑफ द टू कॉमनली यूज IUDs, राइट ऑफ द मेथड ऑफ द एक्शन. ये भी अच्छा क्वेश्चन है एक. ठीक है, इसके अंदर IUDs की बात करते हैं. इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जो होते हैं IUDs को कहा जाता है. इसके अंदर हम लोग क्या यूज किए जाते हैं, टू कॉमनली यूज किए जाते हैं. एक तो कॉपर रिलीजिंग, ठीक है, तो कॉपर रिलीजिंग में कॉपर T, कॉपर 7 एंड हार्मोन रिलीजिंग के अंदर जो है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जो कॉम्बिनेशन है वो LNG-20 यूज किया जाता है. कॉपर रिलीजिंग जो है वो क्या करता है इफेक्टिव करता है, और ये क्या है फीमेल बॉडी पार्ट्स में जो स्पर्म है उसको फैगोसाइटिक करता है, रिलीज करता है और स्पर्म को मोटिलिटी भी कम कर देता है और उसकी कैपेसिटी भी खत्म कर देता है. और जो हार्मोन होता है वो क्या करता है यूट्रस को अनसुटेबल बना देता है, जिससे क्या है इम्प्लांटेशन नहीं होता है. ठीक है सर्विक्स क्लियर. चलो आई होप आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने थोड़ा फास्ट करवाया है क्योंकि आपके पास में टाइम बहुत कम है. तो आप लोगों को क्या करना है फास्टली एक बार देखना है. सारे हेडिंग्स कवर करवाए गए हैं, सब कुछ कवर करवाए, साथ में क्वेश्चंस भी दिखाए गए हैं आपको. सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट एक बार आपको देखने हैं. PDF चाहिए तो कमेंट कर लेना, PDF आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो यही बैक बेंचर सीरीज आप लोगों के लिए एक वरदान का काम करेगी, क्योंकि बायोलॉजी के सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अपना परसेंटेज बढ़ा सकते हैं, बूस्टअप कर सकते हैं. बायोलॉजी बहुत ईजी है, फास्टली करो. कितना टाइम लगा हमारे को इस चैप्टर को खत्म करने में? हाँ थोड़ा फास्ट है, बट फास्ट होना जरूरी, क्योंकि अब तो एग्जाम आ गए भाई. अब थोड़ी ना धीरे धीरे पढ़ोगे, एक लेक्चर 5 घंटे पढ़ोगे, बिल्कुल नहीं. जितना हो सकता है फास्टली करो. फास्ट करोगे, मैं फास्ट पढ़ाऊंगा तब आप लोग भी फास्ट पढ़ोगे ना. जब मैं फास्ट इतना पढ़ा सकता हूँ तो आप लोग भी पढ़ोगे. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगेगा. तो ये लेक्चर अच्छा लगे, पढ़ाना अच्छा लगे तो क्या है कमेंट करना है, एक बार जरूर बताना, जिससे क्या है हमारा सबका हमारी टीम का मोटिवेशन बढ़ता है, हमारा काम करने के लिए हमारे को मोटिवेशन मिलता है. तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सकता है आप हमारे को सपोर्ट दीजिए, हम आपको ऐसे ही बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे. धन्यवाद.